स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और कामों में तेजी लाने के साथ नए आइडियाज पर भी काम हो रहे हैं। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। मुख्यमंत्री ने विभागवार बजट खर्च की समीक्षा की और साथ ही साथ सीएम धामी ने आने वाले समय में योजनाओं को पूरा करने के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। सचिवालय में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव समेत सभी अफसर मौजूद रहे। और देहरादून में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में खुले में बेचा जा रहा कुट्टू का आटा बरामद हुआ। टीम ने मौके से सैंपल भी जब्त किए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। आपको बता दें कि नवरात्र के दौरान लोग व्रत में कुट्टू का आटा बड़ी संख्या में खरीदते हैं, लेकिन इस बार ये आटा लोगों की सेहत का दुश्मन बन गया। प्रशासन का कहना है कि छापेमारी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। समझने को तैयार नहीं है और आम जनमानस के जो है जीवन से कोई खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, इस बात को हम एश्योर करते हैं। उसी के क्रम में आयुक्त महोदय ने जो निर्देश दिए हैं, आज हम एक एक दुकान करके जो है निरीक्षण कर रहे हैं और उसी क्रम में हमें जो है आज 2-3 दुकानों पे कुछ कुट्टू का आटा मिला है, जिसकी हम सैंपलिंग कर रहे हैं और जो बाकी मिला उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हरिद्वार में पुलिस और प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। चमगादड़ टापू, रोड़ी बेलवाला और विष्णु घाट क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाया है। इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी भी रही। प्रशासन के एक्शन से तंबू लगातार सामान बेचने वाले दुकानदारों में अफरा तफरी मची रही। दरअसल चार धाम यात्रा और गंगा स्नान के दौरान बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचते हैं, जिससे हरिद्वार में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और गाड़ियों को पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती। इसके मद्देनजर प्रशासन अतिक्रमण को हटाने में जुटा हुआ है। रुड़की में चोरी के शक में लोगों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। मालवीय चौक पर बाइक चोरी के शक में पब्लिक ने पीट दिया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के सामने भी लोग आरोपी को पीटते रहे। आरोपी की पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। और मसूरी देहरादून रोड पर मैगी पॉइंट के पास जंगल में भीषण आग लग गई है। आग के पास की दुकान में कैफे को खतरा हो गया है। तुरंत ही वन विभाग और फायर ब्रिगेड को खबर दी गई है इस जानकारी की और आग पर काबू पाया जा चुका है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया है काबू आग पर। इस दौरान आग में जलकर बेशकीमती वन संपदा भी काफ़ी बर्बाद हुई है। मैं भगवान का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि मेरी दुकान बच गई, वरना मेरी दुकान आज खत्म थी। आज आग थी, बहुत तगड़ी आग थी। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए अभी भी कई जगह लगे और वो फायर फाइटर अभी और वन विभाग की टीम नीचे मौके पर पहुंची। तो आग पे तो फिलहाल काबू पा लिया गया है, बट वो आग किस तरह से लगी उसके कारणों का जो है पता लगाया जा रहा है। अभी फिलहाल जो रिपोर्ट आई है कि जहाँ पे आग लगी है वो सिविल क्षेत्र है। और चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश में बड़ी मीटिंग हुई है। गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें यात्रा से जुड़े सभी विभाग के अधिकारियों के साथ तीर्थ पुरोहित शामिल हैं। मीटिंग में सभी विभाग चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे रहे हैं, ताकि यात्रा की तैयारियों को पुख्ता किया जा सके। गढ़वाल कमिश्नर से यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां 25 अप्रैल तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट है। रोड्स में कुछ काम बचे हैं, 25 अप्रैल तक सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारी होल्डिंग एरिया भी ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। निःशुल्क व्यवस्था भी है, सशुल्क भी है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको निःशुल्क रहने की और भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। यात्रा की संख्या को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। मुख्यमंत्री जी का बड़ा क्लियर निर्देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी उत्तराखंड आएगा चारधाम यात्रा के लिए, उसको जरूर दर्शन के अवसर। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोल रहे हैं और उससे पहले प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, और ताकि यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो सके। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट सुबह 6 बजे ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं यात्रा को लेकर सरकार गंभीर है, लिहाजा अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं।
बद्रीनाथ धाम का दौरा अधिकारी लगातार कर रहे हैं और बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल के साथ यात्रियों की सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की जा रही है। वहीं 20 अप्रैल तक धाम में सभी काम पूरे करने का दावा प्रशासन कर रहा है। जो इश्यूज लोकल लोगों ने रेज किए थे, ब्रह्म कपाल में सेफ्टी के इशू रहते हैं, सेफ्टी रेलिंग्स वहाँ चाहिए, कुछ नए टॉयलेट्स का निर्माण, वाटर एटीएम्स का निर्माण और जूता स्टैंड कैसे मैनेज होगा, जो पर्यटन विभाग के काउंटर होते हैं, क्राउड मैनेजमेंट, कैसे श्रद्धालु आएंगे उनको एक सुगम अनुभव यहाँ रहे यात्रा का और वो एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेके जाएं। यही आशा है हमारी कि अच्छी यात्रा इस बार हम संपन्न करवाएंगे। चार धाम यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है, लिहाजा बम्पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। यात्रा से जुड़े कारोबारियों की उम्मीद है कि इस बार की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। यात्रा को लेकर तीर्थ पुरोहित भी उत्साहित है। मैं समझता हूं कि इस वर्ष की यात्रा पिछले वर्ष से कहीं ऊपर रहेगी। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन देखा कि अपने में पर्याप्त मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो रहे, लोग आने के लिए रुझान बना रहे हैं। बस हम कितनी सुविधा दे सकते हैं इस ओर हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं। चार धाम यात्रा को भव्य बनाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में भी एक तलाकशुदा महिला ने अविवाहित लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आवेदन किया है, जिसे बाकायदा रजिस्टर में मान्यता भी दे दी गई है। ये नैनीताल जिले का पहला लिव इन रिलेशनशिप है। नैनीताल जिले में अभी तक 14,000 से ज़्यादा सामान्य शादियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि तलाक से संबंधित मामले भी रजिस्टर हो रहे हैं। यहाँ पे लिव इन में रजिस्टर 2 रजिस्ट्रार हैं। नगर निगम जो क्षेत्र है उसमें यहाँ के नगर आयुक्त रजिस्ट्रार हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एसडीएम को रजिस्ट्रार नामित किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में एक पहला लिव इन का रजिस्ट्रेशन आया था, जिसको जांच उपरांत और पुलिस को इत्तला देने के उपरांत इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। वक्फ बिल इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल वक्फ की जमीनों को लेकर खड़े हो रहे हैं। 1984 के बाद अब तक का कोई सर्वे नहीं हुआ, इसलिए जमीनों का रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं है। ऐसे में 1984 के बाद उत्तराखंड में कितनी जमीन वक्फ में आई है और उसका हुआ क्या, ये नए कानून से पता चल पाएगा। देखिए रिपोर्ट। संसद से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बनेगा तो उत्तराखंड में भी वक्फ की आड़ में कितनी जमीनों का खेल हुआ, ये भी खुलासा होगा। वक्फ बोर्ड के मुताबिक आखिरी सर्वे साल 1984 में हुआ, जिसके मुताबिक करीब 2700 जमीनें रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हैं। उसके बाद से अब तक कोई सर्वे हुआ ही नहीं। इन 2700 जमीनों में इस वक्त करीब 5000 प्रॉपर्टी जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, मस्जिद, कब्रिस्तान और दुकानें बनी हुई हैं। लेकिन 2700 जमीनों का क्षेत्रफल कितना है, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, इसका रिकॉर्ड भी वक्फ बोर्ड के पास है ही नहीं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक अब तक जमीन सिर्फ वक्फ यानी कि अल्लाह के नाम पर दान कर दी जाती थी, लेकिन नए बदलाव में बाकायदा रजिस्ट्री होगी, जिससे सब कुछ लैंड रिकॉर्ड में आएगा और वक्फ के नाम जमीनों पर अवैध कब्जे और खरीद फरोख्त का धंधा रुक सकेगा। अब वक्फ बाय यूजर से वक्फ नहीं होगी, वक्फ बाय डीड से वक्फ होगी। अब आम आदमी को जैसे उसको अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लेगा, बाकायदा कोर्ट जाएगा, जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगा जहां रजिस्ट्री होती है, वहां वो जाकर उस प्रॉपर्टी को हिब्बेनामा, वक्फनामा करेगा कि मैं इस मकसद से इस प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा हूं। तब उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड अब अपने यहां दर्ज कर पाएगा। अब वक्फ बोर्ड की मनमानियों पे कंट्रोल लगेगा। अब किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड सिर्फ ये कह के कि ये हमारी है, इसको दर्ज नहीं कर पाएगा। वक्फ की आड़ में सबसे बड़ी गड़बड़ की आशंका जमीनों में है। जमीन से जुड़े मामलों के जानकार जय सिंह रावत के मुताबिक अल्लाह के नाम पर दान की वजह से अब तक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुए, तो जमीनों के खेल में नेता भी शामिल रहे हैं। संसद में पास हुए बिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी बोर्ड में मेंबर बनाया जा सकता है। वक्फ प्रॉपर्टीज के स्वामित्व का अधिकार डीएम को दिया गया, साथ ही ऑडिट भी कराया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वक्फ के लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने को सही मानते हैं, लेकिन कुछ दूसरे प्रावधानों को बिल्कुल नहीं। जब अल्लाह के नाम पर इंडिविजुअल ने कर दिया, व्यक्तिगत, मतलब मैं हिंदू हूँ, मैं भी दे सकता हूँ,
कोई भी दे सकता है। तो सवाल यह है कि इसलिए नहीं किया गया भाई, ये तो अल्लाह के नाम पर किया गया है, तो इसमें बीच में दखल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब दुरुपयोग होगा तो दुरुपयोग होगा तो बाद में ये होगा कि भाई वो भी तो आता है ना लोगों में भाई कि ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जो चीज़ दी गई है उसकी बेकदरी आप कर रहे हैं, उसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। मतलब वो चिंता, मतलब ऊपर वाले का भी, जो परवरदिगार का भी डर नहीं है भ्रष्टाचारियों को। और वो बड़े बड़े नेता हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो पार्टियों को चंदा भी देते हैं बड़े बड़े। तो क्या क्या संपत्तियां उसके पास हैं, उसका एक आकलन तो रहना चाहिए राज्य के पास। और यदि नहीं है तो इधर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मगर इसके लिए कोई इतने बड़े सुधारों की आवश्यकता नहीं है, तो प्रशासनिक निर्णय होते हैं। पूरे उत्तराखंड में वक्फ के नाम पर कितनी जमीन है, ये रिकॉर्ड ना तो वक्फ बोर्ड के पास है और न ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास। ऐसे में नए कानून के लागू होते ही सबसे पहले ये पता चलेगा कि देवभूमि में वक्फ की कितनी जमीन का सही इस्तेमाल हो रहा है और कितनी जमीन का खेल हो चुका है। नए कानून के मुताबिक रजिस्ट्री होने से एक एक जमीन का रिकॉर्ड भी मेंटेन हो पाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नैनीताल में प्रशासन की टीम ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के चालान काटे हैं, कई गाड़ियों को सीज भी किया है। प्रशासन की टीम ने तलीताल माल रोड समेत भवाली रोड और बस स्टेशन के आसपास खड़े वाहनों को न सिर्फ सड़कों से हटाया बल्कि कई वाहनों को सीज भी कर दिया है। हालांकि इस दौरान कुछ पर्यटकों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आरटीओ ने सभी नियमों की जानकारी दी है। आपको बता दें कि नैनीताल में अवैध तौर पर सड़कों पर पार्किंग हो रही थी, जिसके खिलाफ एक्शन हुआ है। आपकी पार्किंग 3 स्थानों पे होगी, या तो तलीताल धर्मशाला ग्राउंड में होगी, या मेट्रोपोल में होगी, या उसके आगे नारायण नगर पार्किंग में होगी। अगर आपने वहां पार्क नहीं की और आपकी गाड़ी कहीं पर भी पार्क की हुई पाई जाती है तो उसके विरुद्ध ये इन्फोर्समेंट ड्राइव की जा रही है। इनकी गाड़ियाँ जगह जगह पार्क हैं तो उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, पुरानी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में दावे सरकार ने सड़कों चौराहों के मुगलिया नामों को बदल दिया है, लेकिन देहरादून के एक चौक का नाम बदलना लोकल विधायक उमेश शर्मा का ऊपर भारी पड़ गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सोमवार को राज्य की धामी सरकार ने उत्तराखंड के 15 चौक चौराहों का नया नामकरण कर दिया। देहरादून का मियांवाला अब रामजी नगर हो गया। लेकिन शनिवार आते आते कई क्षेत्रीय लोग विधायक के विरोध में उतर आए। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने नामकरण की सिफारिश की थी और जानकारों के मुताबिक यहाँ मियां राजपूतों को दी जाने वाली उपाधि है। यहाँ के लोकल लोग मियांवाला के पक्ष में स्थानीय दस्तावेजों और प्रचलित रिवाजों का हवाला दे रहे हैं। उन लोगों ने किया है जो इस गांव के बारे में डिटेल नहीं जानते थे। ये दरबार के टाइम में जो आज से 300 साल पुराना गांव है, ये दान दिया हुआ गांव है। देहरादून में 4 गांव दिए थे, एक मियाला भी था। और इस टाइम 99.9 बोल सकते हो हिंदू परिवार है, कोई अदर शासक ठाकुर पंडा हर तरह का जाति। इनको पंजाब से जो है एक किस्म से पदवी मिली हुई थी मियाँ की, एक मियाँ जाति की, और जो यहाँ के उच्च कोटि के राजपूत माने जाते हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में भी हैं मियाँ लोग, और टिहरी में भी हैं, उत्तरकाशी में भी हैं, देहरादून में भी हैं। तो ये इनको ये लग रहा है कि जो हमें एक जागीर मिली थी राजा द्वारा, प्रदीप शाह द्वारा 1750 के करीब, जो 51 में हमारे राजा थे, वो हमसे छीन ली गई। रायपुर विधानसभा बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक है। यहाँ के विधायक क्या मियांवाला के नामकरण की सिफारिश करने के मामले में जल्दबाजी कर गए? इसके जवाब में विधायक कहते हैं कि विरोधी कांग्रेसी हैं, फिर भी अगर कोई पुख्ता प्रमाण दे तो वो मुख्यमंत्री से पुराना नाम वापस रखने की गुजारिश कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया वाले हैं या वहाँ के लोग हैं कि उनका किसी भी तरह से उनको कोई विरोध है तो आके बताएं, मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा, उनका समाधान करेंगे। लेकिन अगर कोई किसी भी तरह की अफवाहों में या गलत बयानियों में, तो वो तो विरोध वाली बात है। ज़्यादातर कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस के लोगों के कहने में सरकार थोड़ी चलेगी। गालिब कह गए कि नाम में क्या रखा है, लेकिन प्रचलित राजनीति में नाम में ही सब कुछ रखा है। जानकार कहते हैं कि उत्तराखंड में कई जगहों के आगे खान भी लगा हुआ है, मसलन कैला खान, भतरोज खान, और हर नाम के पीछे लेकिन एक अलग कहानी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
हल्द्वानी की नवाबी रोड का नाम बदलकर अटल मार्ग कर दिया गया है, लेकिन इस रोड की कहानी बड़ी ही मजेदार है। वैसे तो कभी भी कुमाऊं में नवाबों का शासन नहीं रहा, इसके बावजूद कभी कभी नवाब यहां घूमने फिरने आते थे। विशेषकर कुमाऊं के पहाड़ी इलाके रामपुर नवाब के पसंदीदा इलाके हुआ करते थे। हल्द्वानी की नवाबी रोड भी रामपुर के नवाब की नवाबी का ही प्रतीक थी, इसलिए धामी सरकार ने इसे बदलने का फैसला ले लिया है। कहा जाता है कि कभी एक पतली सी पगडंडी के जरिए यहाँ से रामपुर का नवाब कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए जाया करता था। क्योंकि इस पगडंडी में नवाब गुजरता था, लिहाजा इसका नाम नवाबी रोड पड़ गया। यही नहीं, मशहूर लुटेरा सुल्ताना भी यहाँ से जाया करता था, लेकिन धामी सरकार ने इसे बदलने का फैसला ले लिया। यहाँ से रामपुर के नवाब अल्मोड़ा, रानीखेत इस पहाड़ की साइड को जाया करते थे, और कभी कभी ये भी सुनते थे कि सुल्ताना डाकू भी यहाँ से आवागमन करता था। और छोटे अगल बगल कुछ खेती पाती होती थी, कुछ घने पेड़ थे और एक जंगल टाइप का था। अगले आम चुनावों से पहले लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन होना है, यानी जनसंख्या के आधार पर कहाँ कितनी सीटें होंगी ये तय होना है। इसके बीच तमिलनाडु ने जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का विरोध किया है और यही चिंता उत्तराखंड में भी बनी हुई है। खासतौर पर पहाड़ी जिलों की सीटों में भारी कमी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के आह्वान पर केरल, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और जनसंख्या के आधार पर होने वाले लोकसभा परिसीमन पर चिंता जताई। खास बात यह कि ओडिशा में बीजेपी की सरकार है और आंध्र में बीजेपी समर्थित एनडीए की सरकार। इन राज्यों को लगता है कि जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन से उत्तर भारत के राज्य ज्यादा सीट पालेंगे और राजनीतिक नुकसान तमिलनाडु, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों को होगा। क्षेत्रफल का भी समावेश होना चाहिए। हाँ, कोई संतुलन इसमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो मूल कठिनाइयां हैं पर्वतीय जीवन की जो बड़ी कठिनाइयां हैं और शहरी क्षेत्रों में जो जीवन की सुगमता है, उन दोनों को एक उसका कोई मानक बनाते हुए इसमें यह दृष्टि पहले भी रही है, अब भी उसमें रहेगी। उत्तराखंड के अंदर फिर से एक संयमित दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। जिला जैसे उत्तरकाशी है, यदि मान लें जनसंख्या को करेंगे, अभी 3 सीटें हैं, वहाँ केवल 1.5 सीट बन पाएगी, तो इसका अर्थ होगा कि पुरानी स्थिति में आ गए, जो राज्य बनने से पहले की स्थिति थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इधर हजारों किलोमीटर दूर हिमालयी राज्य उत्तराखंड में भी यही चिंता बनी हुई है। दरअसल पहाड़ के कई जिलों से पिछले दशकों में पलायन हुआ है, जिसकी वजह से जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका असर आने वाले परिसीमन पर भी दिख सकता है, यानी कि सीटों पर असर पड़ सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस को तो लगता ही है कि कुछ रास्ता निकालना चाहिए, साथ ही साथ सत्ताधारी बीजेपी भी इस चिंता को जायज बता रही है, यानी कि दोनों ही पार्टियों के एक जैसे सुर हैं। 12 साल पहले उत्तराखंड में विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ था। तब 6 सीटें पहाड़ से कम हो गई थी और मैदानी जिलों में बढ़ गई थी। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, सीटों के परिसीमन में जनसंख्या को हर बार आधार माना गया है, यानी कि जहां जितनी पॉपुलेशन होगी वहां उतनी ही सीटें होंगी। अब ऐसे में इसकी चपेट में हिमालयी राज्य न आ जाएं, इसके लिए सभी पार्टियों के नेता अब एक सुर में आवाज उठाने लगे हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए करार का बॉर्डर इलाके को काफी फायदा हो रहा है। आईटीबीपी ने अपनी डिमांड को 25% से बढ़ाकर सीधे 100% पर पहुंचा दिया। ऐसे में अब बॉर्डर से पशुपालकों के साथ फिशरीज में लगे लोगों की चांदी कट सकती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के बॉर्डर जिलों में रोजगार पैदा करने के लिए सरकार की योजना परवान चढ़ रही है। बीते साल अक्टूबर में सरकार और आईटीबीपी के बीच एक एमओयू साइन हुआ था, जिसके तहत आईटीबीपी को जरूरी मटन, चिकन और फिश स्थानीय स्तर पर सप्लाई किया जाना था।
पहले चरण में मटन, चिकन और फिश का सिर्फ 25% ही आईटीबीपी को सप्लाई किया गया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही ये योजना ऐसी परवान चढ़ी कि आईटीबीपी ने 100% डिमांड कर डाली। एक जो अच्छी चीज़ निकल के आई है, अभी तक हम आईटीबीपी का 25% जो डिमांड है उसको ले रहे थे। अब हमारी सप्लाई को देखते हुए और हमारे जो पशुपालक हैं उनकी मेहनत और जो पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग है उसकी मेहनत को देखते हुए ये सक्सेस आई है कि हमें अब 100% जो आईटीबीपी की डिमांड है वो पूरी मिल रही है। फिलहाल उत्तराखंड के 13 आईटीबीपी पोस्ट पर मटन, चिकन और फिश की सप्लाई हो रही है। फिलहाल एक पोस्ट को 70% मटन और चिकन जबकि 30% फिश दी जा रही है। नई डिमांड के मुताबिक अब एक बटालियन को महीने में 3.5 टन फिश सप्लाई की जाएगी। यही नहीं, अकेले पिथौरागढ़ में साल भर में 12,000 किलो से ज्यादा मटन और 6,500 किलो चिकन की डिमांड आ गई है। जो पोल्ट्री है वो 74,356 kg लाइव वेट चाहिएगा, जिसके लिए लगभग हमारे 37,178 बर्ड्स की जरूरत पड़ेगी साल भर में, और 89,656 kg हमें लाइव शीप और गोट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें लगभग 2,988 लगभग 3,000 के आसपास की बकरी भेड़ की सप्लाई हमने इनको कर। पशुपालन और फिशरीज विभाग इस डिमांड को पूरा करने का दावा भी कर रहे हैं। फिलहाल पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी और चमोली में ये योजना अमल में लाई जा रही है, लेकिन जैसे नतीजे बीते 6 महीनों में मिले हैं उससे पशुपालकों के साथ ही फिशरीज से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और सोशल मीडिया पर इन दिनों गिबली नाम से एक नया ट्रेंड वायरल हो रहा है। लोग इसमें अपनी और अपने परिवार की फोटो को एनिमेटेड या फिर कार्टून लुक में बदलकर शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक बड़ा साइबर खतरा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सोशल मीडिया में इन दिनों मौज मस्ती, लाइक और कमेंट के गिबली ट्रेंड वायरल है, जहां यूजर अपनी फोटो को एनिमेटेड लुक दे रहे हैं। ये फोटोज फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीटीपी जैसे टूल से, जहां लोग अपनी तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं और वो सर्वर तक पहुंच रही है। लेकिन इसी पर साइबर एक्सपर्ट चिंता भी जता रहे हैं, क्योंकि इससे भविष्य में साइबर ठगी होने के खतरे बढ़ गए हैं। पुलिस की जनता से अपील कर रही है कि किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर जरूर ध्यान दें। के पर्सपेक्टिव से इतना ही बोलूँगा कि आप जो भी फ़ोटोज़ को शेयर कर रहे हैं, पर्सनल फ़ोटोज़ को शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एआई को आप अपना डेटा एक्सेस दे रहे हैं। तो आज की डेट में जो डेटा है वही सबसे बड़ी कह सकते हैं धन है, सबसे बड़ा वेल्थ होता है, तो पूंजी होती है। तो उसमें आप जो भी संबंधित अपनी कोई जानकारी हो या कोई फ़ोटो हो, उसको थोड़ा सोच समझ के या देख के ही किसी पोर्टल पे कहीं पे भी आगे शेयर करें। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है लोग अनजाने में अपनी कीमती डेटा एआई को सौंप रहे हैं, जिससे आपके मॉफ फोटोज और वीडियो बनाने की संभावना है। मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी ऐसे ट्रेंड में जाने से पहले जो कोई भी आपकी फोटो है, कोई भी ऐसी पर्सनल फोटो ना शेयर करें, कोई भी प्राइवेट फोटो ना शेयर करें। और अगर आप करते भी हैं तो उसके अंदर आपकी हर फोटो के अंदर आपकी लोकेशन, आपने जहां से फोटो क्लिक करी है वो, उसका बेसिकली पूरा एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो वहां पे आपकी फोटो के अंदर रहते हैं, जिसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स को हटा के ही अपनी सेफली जो फोटो वहां पे अपलोड करनी चाहिए, जिनसे बड़ी ठगी और ब्लैकमेलिंग हो सकती है। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन फोटो एडिटिंग ट्रेंड्स में शामिल होकर लोग अनजाने में अपनी और अपने परिवार की जानकारियां शेयर कर रहे हैं, जो गलत हाथों में भी जा सकती है। इसलिए जब भी सोशल मीडिया पर कोई जानकारी डालें तो अपनी प्राइवेसी को लेकर सतर्क रहें। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।